नमस्कार। आज की इस क्लिनिकल चर्चा में हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं। हमारा फोकस होगा एक्यूट स्ट्रोक आइडेंटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म डाइटरी प्रिवेंशन पर। भविष्य के मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पर ये एक ऐसा विषय है जहां सही जानकारी और सेकंड्स में लिया गया एक्शन लिटरली किसी की जान बचा सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.9 मिलियन। जब किसी को स्ट्रोक आता है और इलाज में देरी होती है तो हर 60 सेकंड में लगभग 20 लाख ब्रेन सेल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जी हां, हर एक मिनट। ये स्ट्रोक की एब्सोल्यूट क्लिनिकल अर्जेंसी को दिखाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहां समय ही दिमाग है। टाइम इज ब्रेन। आज के हमारे सिलेबस का एजेंडा कुछ इस प्रकार है। पहला, इमरजेंसी। दूसरा, बी फास्ट आइडेंटिफिकेशन। तीसरा, क्लिनिकल टाइमलाइंस। चौथा, इमीडिएट रिस्पॉन्स। फिर हम एक शिफ्ट लेंगे 5वें टॉपिक पर, डाइटरी बदलाव, और आखिर में डाइट के जरिए प्रिवेंशन। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द टाइम इज ब्रेन इमरजेंसी। स्ट्रोक ट्रायज का एक बेसिक रूल है, जितना समय आप बचाएंगे उतना ही ब्रेन टिश्यू आप सुरक्षित रख पाएंगे। यहाँ एक कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे TIA यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। आम भाषा में लोग इसे मिनी स्ट्रोक कह देते हैं क्योंकि इसके लक्षण जल्दी ही पूरी तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। 15% मरीजों को इसके सिर्फ 3 महीने के भीतर एक फुल मेजर स्ट्रोक आ जाता है। अगर लक्षण चले भी जाएं तो भी तुरंत मेडिकल इवैल्यूएशन मस्ट है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, आइडेंटिफाइंग स्ट्रोक यानी स्ट्रोक की पहचान बी फास्ट के जरिए। स्ट्रोक को पलक झपकते पहचानने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं वो है बी फास्ट। आज की तारीख में 95% से ज्यादा इस्केमिक स्ट्रोक्स इसी से पकड़े जाते हैं। पुराने फास्ट मॉडल में बैलेंस और आइज को जोड़ना सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। बी फॉर बैलेंस, अचानक से चक्कर आना या संतुलन खोना। ई फॉर आइज, अचानक देखने में दिक्कत होना। एफ से फेस, चेहरे का एक तरफ लटक जाना। ए से आर्म्स, हाथ या पैर में कमजोरी महसूस होना। एस से स्पीच, बोलने में लड़खड़ाहट। और टी से टाइम, यानी बिना 1 सेकंड बर्बाद किए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना। वो जो पहले 2 लक्षण हैं ना, बैलेंस और आइज, वो अक्सर मिस हो जाते थे, लेकिन अब हम उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एक्यूट क्लिनिकल टाइमलाइंस। जैसे ही बी फास्ट कंफर्म होता है, घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है। मेडिकल टीम्स को बहुत ही सख्त टाइमलाइंस फॉलो करनी होती है। शुरुआती 0 से 90 मिनट को गोल्डन विंडो कहा जाता है। अगर मरीज 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो उसे IVTPA जैसी पावरफुल क्लॉट बस्टिंग दवाइयां दी जा सकती हैं, और 24 घंटे के भीतर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से उस क्लॉट को फिजिकली बाहर निकाला जा सकता है। एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताओ, एक मरीज को स्ट्रोक सेंटर पर सिर्फ 1 घंटा पहले पहुंचाने का क्लिनिकल फायदा इतना बड़ा है जितना पिछले 10 सालों की स्ट्रोक रिसर्च ने हमें दिया है। 1 घंटा सब कुछ बदल सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 4, द क्लिनिकल रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। जब बात इमरजेंसी की आती है तो क्या करना है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले डूज की बात करें। लक्षण शुरू होने का सटीक समय नोट करें, मरीज को एक करवट लेटा दें और तुरंत एक स्ट्रोक रेडी अस्पताल को कॉल करें। और डोंट्स, मरीज को कुछ भी खाने पीने को न दें, और सबसे क्रिटिकल, एस्पिरिन तो भूलकर भी ना दें। 15% स्ट्रोक्स हेमोरेजिक होते हैं, जिसका मतलब है दिमाग में पहले से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपने एस्पिरिन दे दी तो वो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी और हालात बेकाबू हो जाएंगे। और हाँ, मरीज को किसी भी पास वाले आम क्लिनिक में ले जाना क्रिटिकल टाइम बर्बाद कर सकता है। आपको उन्हें एक स्ट्रोक रेडी अस्पताल में ही ले जाना है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा अस्पताल जहां 24 घंटे CT और MRI स्कैनर्स हों, एक डेडिकेटेड स्ट्रोक टीम हो, थ्रोम्बेक्टोमी के लिए कैथेटर लैब हो, और जहां मरीज के गेट से अंदर आने और सुई लगने का समय यानी डोर टू नीडल टाइम 60 मिनट से भी कम हो। सही अस्पताल का चुनाव सच में जिंदगी और मौत के बीच का अंतर है। अब हम एक बड़ा शिफ्ट लेते हैं सेक्शन 5 पर, द डाइटरी पिवट। यहां से हम लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन की बात करेंगे। इमरजेंसी रिस्पॉन्स तो ठीक है, लेकिन जरा इस चार्ट को देखिए। ये एक चौंकाने वाला सच है। दुनिया भर में होने वाले कुल स्ट्रोक्स में से 80%, जी हां 80% स्ट्रोक्स पूरी तरह से प्रिवेंटेबल हैं, यानी इन्हें होने से रोका जा सकता है। और ये चमत्कार कोई जादू नहीं है, बल्कि सही लाइफस्टाइल और डाइट में किए गए बदलावों का नतीजा है।
आखिर स्ट्रोक होता क्यों है? इसके पीछे कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जो स्ट्रोक का नंबर 1 कारण है। इसके अलावा डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, मोटापा और बहुत ज़्यादा नमक खाना। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर इसमें सबसे बड़ा विलन है, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारी डाइट ही हमारा सबसे पावरफुल वेपन है, सबसे बड़ा मेडिकल टूल है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 6, डाइटरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन सामने आता है। जब हम मॉडर्न वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस और हमारे प्राचीन आयुर्वेद के सिद्धांतों को देखते हैं, तो दोनों में कमाल की समानता है। आयुर्वेद हमेशा से शरीर के दोषों को बैलेंस करने के लिए ताज़े प्लांट बेस्ड फूड्स की वकालत करता आया है, जैसे फल, सब्जियां, दालें और नट्स। और आज मॉडर्न साइंस भी बिल्कुल यही कह रही है। इसके ठीक उलट जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा नमक, एडिड शुगर और ट्रांस फैट्स ठूस कर भरे होते हैं, वो सीधा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। चाहे आप इसे मॉडर्न कार्डियोलॉजी का नाम दें या आयुर्वेदिक विजडम का, सही और प्राकृतिक आहार ही हमारे हार्ट और ब्रेन का असली सुरक्षा कवच है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिर्फ अच्छा खाओ कहना काफ़ी नहीं होता। मरीजों को हमें क्लियर और एविडेंस बेस्ड टारगेट्स देने होते हैं, जैसे दिन भर में नमक का इंटेक 5 ग्राम से कम होना चाहिए, फल और सब्जियों की कम से कम 5 सर्विंग्स रोज लेनी है। अगर नॉनवेज खाते हैं तो हफ्ते में 2 बार ऑयली फिश, और सबके लिए हफ्ते में कम से कम 3 बार दालें या फलियां डाइट में शामिल होनी चाहिए। जब हम ये स्पेसिफिक नंबर्स देते हैं, तभी मरीज अपने कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को सही मायनों में मैनेज कर पाते हैं। एक और छोटा सा लेकिन बहुत असरदार टिप, पोटेशियम। क्लिनिकल स्टडीज साफ दिखाती हैं कि पोटेशियम से भरपूर होल फूड्स स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम कर देते हैं। इसमें कोई महंगी चीजें नहीं हैं। रोजमर्रा की चीजें जैसे केले, संतरे, सेब, पालक, टमाटर और शकरकंद। ये बहुत ही आसान, सस्ती और बेहद पावरफुल पेशेंट एजुकेशन है, जिसे हम हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। एक्यूट ट्रीटमेंट बेशक जान बचाता है, लेकिन भविष्य के हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में हम अपना फोकस सिर्फ इमरजेंसी वार्ड की भागदौड़ से हटाकर इस बीमारी को जड़ से रोकने वाले सिस्टेमिक और डाइटरी प्रिवेंशन की तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? हम उस आग को बुझाने से ज्यादा उसे लगने से रोकने पर काम कैसे कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस क्लिनिकल एनालिसिस में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।